एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन में अखबार बेचने के लिए जाया करता था, जिसके परिवार ने अपना पैसा और धंधा सब कुछ खो दिया। वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना और मिसाइल से लेकर के सैटेलाइट तक लॉन्च किए। ये है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अद्भुत कहानी। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ। अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल अब्दीन एक मस्जिद के इमाम और एक कश्ती के मालिक हुआ करते थे और कलाम की माँ आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता के पास जो नौका थी उससे वो हिंदू लोगों को रामेश्वरम से धनुषकोडी और फिर धनुषकोडी से वापस रामेश्वरम लेकर आते और जाया करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम के 3 बड़े भाई और बहन थी। वो अपने बड़े भाइयों से बहुत जुड़े हुए थे और अपनी पूरी ज़िंदगी उनको थोड़ा थोड़ा पैसा करके भेजते रहे। कलाम साहब अपनी सरल ज़िंदगी के लिए जाने जाते हैं और उनकी आदत थी सुबह जल्दी उठने और रात को देर रात तक जागने की। धर्म और आध्यात्मिकता उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था ट्रांसेंडेंस। कलाम साहब के पूर्वज काफ़ी अमीर हुआ करते थे। उनके पास कई एकड़ ज़मीनें थी। जब पंबन पुल का निर्माण हुआ तब उनके परिवार ने लोगों को लाने और ले जाने का व्यापार पूरी तरीके से खो दिया, क्योंकि अब पुल हो जाने की वजह से कश्ती की लोगों को ज़रूरत नहीं रही। इस घटना के बाद उनका व्यापार पूरे तरीके से तहस नहस हो गया, लेकिन साथ ही साथ उनके पैसे और ज़मीन भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। कलाम साहब के जन्म होने से पहले ही उनका परिवार पूरी तरीके से गरीब हो चुका था और इसी वजह से कलाम को छोटी ही उम्र में अखबार बेचने के लिए जाना पड़ता था। जब वो स्कूल गए तो उनके मार्क्स काफ़ी साधारण आते थे, लेकिन टीचर्स के द्वारा हमेशा उनको एक बहुत ही मेहनती और टैलेंटेड स्टूडेंट बोला जाया करता था। उनके अंदर हमेशा एक चाहत थी पढ़ने की। वो हमेशा मैथ पर घंटों काम किया करते थे। शॉर्टर्स हाई सेकेंडरी स्कूल में उनकी पढ़ाई होने के बाद वो तिरुचिरापल्ली चले गए, जहां पर उन्होंने सेंट जोसेफ्स में दाखिला लिया। वो 1954 में फिज़िक्स के ग्रेजुएट बने और 1955 में वो मद्रास चले गए और एरोस्पेस इंजीनियरिंग मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने की। जब वो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब उनके कॉलेज के एक अध्यक्ष ने उनकी प्रगति देखी और वो उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कलाम को बुलाया और कहा, अगर तुमने 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। कलाम को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत ही बड़ी इच्छा थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही पोजीशन से पीछे रह गए। वो 9वें स्थान पे थे, लेकिन सिर्फ 8 स्थान खाली थे। MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1960 में पढ़ाई खत्म करने के बाद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में शामिल हो गए। वो वहाँ पर एक साइंटिस्ट के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपना करियर एक छोटे ओवरक्राफ्ट के डिज़ाइन से शुरू किया। कलाम इनकोस पर शामिल हुए थे और उन्होंने विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। विक्रम साराभाई एक बहुत ही बड़े स्पेस साइंटिस्ट गुजरे हैं। 1969 में कलाम को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में उनका तबादला हो गया। इसरो में वो इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि SLV-3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उस व्हीकल में रोहिणी सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में रखा। कलाम ने फिर एक्सपैंडेबल रॉकेट पर अकेले ही काम किया, लेकिन 1969 में भारत सरकार ने उनको अनुमति भी दे दी और कहा कि उनके प्रोजेक्ट पर एक पूरी टीम भी बनाई जाए। 1963 में वो नासा रिसर्च सेंटर में भी गए। राजा रामन्ना ने कलाम को बुलाया भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए। कलाम ने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलियंट पर भी काम किया और इन प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल बनाई। यूनियन कैबिनेट ने कलाम के प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं दी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुप्त रूप से उनको धन दिया ताकि उनके एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स पूरे हो सकें। फिर कलाम ने यूनियन कैबिनेट को भी उस गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में बताया और उसकी क्या अहमियत है, ये सारी चीज़ें उनको समझाई।
इन सब चीज़ों ने कलाम का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। इसीलिए भारत सरकार ने उनको उच्च मिसाइल प्रोग्राम चालू करने को कहा। काफ़ी सारी मिसाइल्स में भागीदार रहने की वजह से उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल को बनाने में कलाम का बहुत ही बड़ा योगदान था। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल की बहुत आलोचना हुई क्योंकि उनको बनाने में काफ़ी समय और पैसा लगा। इसका मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाया। 1992 से लेकर के 1999 तक वो चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र रहे और इस दौरान पोखरण 2 न्यूक्लियर परीक्षण भी किया। इस न्यूक्लियर परीक्षण ने कलाम का नाम मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा ऊंचा कर दिया। एक साइट के डायरेक्टर के सामने ने कहा कि थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया और ये एक असफल दुर्घटना थी। उन्होंने कलाम की आलोचना की और कहा कि जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी वो गलत है। लेकिन फिर चिदम्बरम और कलाम दोनों ने इस बात को खारिज कर दिया। उसके बाद कलाम की ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आया। 10 जून 2002 को एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कलाम को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया। समाजवादी पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी दोनों ने इस बात का समर्थन किया। फिर वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 2002 में चुनाव हुआ और कलाम ने एक विशाल जीत हासिल की। उनको 9 लाख से भी ज़्यादा वोट मिले। ये जीत एक बहुत ही बड़ी जीत थी। कलाम को भारत का सबसे सिविलियर सम्मान भी दिया गया, भारत रत्न के साथ साथ उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। जब तक वो प्रेसिडेंट रहे तब तक वो लोगों के प्रेसिडेंट के नाम से प्रचलित हुए। जब उनके 5 साल प्रेसिडेंट के तौर पर ख़त्म हो गए तो उन्होंने वापस प्रेसिडेंट बनने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ये कहने के 2 ही दिन के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। इसके बाद वो शिलोंग, इंदौर और अहमदाबाद के IIM के विजिटर प्रोफेसर बन गए। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी चिदम्बरम के चांसलर बने और अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी बने। 2012 में भारत के जवान लोगों के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम का नाम था व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। ये प्रोग्राम भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए था। कलाम ने कई सारी बुक्स भी लिखी जैसे इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, और ये सारी की सारी किताबें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हुई। उसके बाद 27 जुलाई 2015 में कलाम शिलोंग चले गए, जहां पर उनको क्रिएटिंग अ लाइवेबल प्लेनेट अर्थ पर लेक्चर देना था। ये लेक्चर उनको IIM शिलोंग में देना था। जब वो सीढ़ी चढ़ रहे थे तभी उनको कुछ बेचैनी सी हुई और ऑडिटोरियम में जाने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया। 6:35 पर लेक्चर शुरू होने के सिर्फ 5 ही मिनट हुए थे, तभी वो चक्कर खा करके गिर गए और फिर उनको बैथनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिर बस बदकिस्मती से 7:45 पर दुनिया छोड़ करके चले गए। APJ अब्दुल कलाम सबके लिए एक प्रेरणा के रूप में जाने जाते थे। तो दोस्तों, ये थी APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।